भोलाराम नाम का एक लड़का था जो नाम की तरह ही बिल्कुल भोला था। स्कूल में कुछ बच्चे उसके इस भोलेपन का फायदा उठाते थे। हाँ, आज तो भोलू के डिब्बे से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। चलो देखते हैं। अरे वाह, मोतीचूर के लड्डू। हाँ, ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। ले लो, तुम भी ले लो। वाह, मजा आ गया। ये लो, कल और लड्डू लेके आना। हाँ हाँ, जरूर लाऊंगा। क्लास खत्म होते ही सभी बच्चे अपने अपने घर निकलते हैं, लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू होती है। एक लड़की की रोने की आवाज भोलू के कानों पर पड़ती है। वो उस लड़की के पास आता है। क्या हुआ चबेली, तुम क्यों रो रही हो? मेरा छाता किसी ने चुरा लिया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? रो मत, तुम मेरा छाता ले लो। तुम सच में कितने अच्छे हो भोलू। देखा, मैंने कैसे चबेली का छाता चुरा लिया, किसी को पता भी नहीं चला। बेचारी, अभी तक अपना छाता ढूंढ रही होगी। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुम्हें उसका छाता वापस दे देना चाहिए। तुम कौन होते हो हमें सीख देने वाले? क्लास में थोड़ी सी बात क्या कर ली, अपने आप को हमारा दोस्त समझने लगे? नहीं तो क्या, तुम जैसे बेवकूफ से तो गधा भी दोस्ती ना करे। अब निकलो यहाँ से। उन दोनों की ये बातें सुनकर भोलू को बड़ा दुख होता है, लेकिन वो चुपचाप अपने घर की तरफ निकलता है। तभी किसी बुढ़िया की आवाज उसके कानों पर पड़ती है। बेटा, तुम भीग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारे पास छाता नहीं है? जी, वो मैं... मुझे पता है, तुमने अपना छाता उस लड़की को दे दिया। तुम बड़े ही अच्छे लड़के हो भोलू। लेकिन आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तो आपको नहीं जानता। मेरी सब पे नजर होती है भोलू, और मैं सब जानती हूँ। लोगों के भले बुरे कर्मों पर नजर रखना यही मेरा काम है। ये सब जाने दो। लो, ये छाता तुम रख लो। और आप? मेरे पास ऐसे बहुत से छाते हैं। अब मैं चलती हूँ। इस छाते का बड़ी सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना भोलू। भोलू उस छाते की तरफ देखने लगा। वाह, कितना सुंदर छाता है। नमस्ते भोलू, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, तुम तो बोल रहे हो। हाँ भोलू, मैं एक जादुई छाता हूँ। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ इस बारिश से बचना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हें मुझे हाथ में पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। छतरी अपने आप भोलू के साथ चलने लगती है। किशोर और विशाल ये दृश्य देख लेते हैं। वो देखो, क्या छाता अपने आप चले जा रहा है। अरे हाँ, काश ये छाता हमारे पास होता। तो फिर चलो, इस छाते को भी हड़प लेते हैं। भोलू बड़े मजे से अपने घर की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी रोते हुए दिखा। क्या हुआ दादाजी, आप क्यों रो रहे हो? देखो ना बेटा, मेरी झोपड़ी बारिश की वजह से टूटकर बिखर गई है। अब मैं ठहरा बूढ़ा आदमी, मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं इसे फिर से बनाऊं। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम तो बहुत छोटे हो बेटा, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। काश इन्हें एक नया मकान मिल जाता। भोलू के इतना कहते ही उस झोपड़ी की जगह एक सुंदर सा मकान खड़ा हो जाता है। दादाजी खुश होकर भोलू को आशीर्वाद देते हैं। भोलू छाते को बंद करके आगे बढ़ता है। अरे, ये तो कोई जादुई छाता है। वे दोनों भोलू के पास आ पहुंचते हैं। भोलू जरा सुनो तो, तुम सही कह रहे थे। हमें चबेली का छाता नहीं चुराना चाहिए था। हाँ, चोरी करना पाप होता है किशोर। ये लो, तुम उसे ये छाता वापस कर दो। अपने छाते को देखकर चबेली खुश हो जाएगी। तुम्हारा शुक्रिया किशोर। तुम्हारे हाथ में ये जो छाता है वो बड़ा सुंदर है। क्या हम इसे देख सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, हमने तो तुम्हें चबेली का छाता दे दिया, अब बदले में तुम हमें क्या दोगे?
ले सकता हूँ। तुम्हारा ये छाता बड़ा ही सुंदर है, ये छाता हम रख लेते हैं। लेकिन ये तो मेरा छाता है नहीं, था, अब ये हमारा है। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मेरा छाता वापस दे दो। अगर हिम्मत है तो इसे हमसे लेके दिखाओ। वे दोनों भोलू पर हंसने लगते हैं। तभी वो बुढ़िया वहाँ पर आ जाती है। तुम दोनों उस बेचारे बच्चे को क्यों तंग कर रहे हो? उसे उसका छाता लौटा दो। ए बुढ़िया, चल खिसक यहाँ से, वरना इसके साथ तेरी भी पिटाई हो जाएगी। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूँ, उसे उसका छाता लौटा दो। वरना क्या करेगी तू? मारेगी हमें? कुछ ऐसा ही समझो। चलो पहले इसे ही सबक सिखाते हैं। सुनो जादुई छाते, इस बुढ़िया और भोलू को यहाँ से भगा दो। उसके इतना कहते ही वो छाता हवा में उछलता है और वही कुछ दूरी पर एक खूंटे से बंधे हुए बड़े से बैल के पास चला जाता है। छाता उस बैल को खूंटे से आजाद करता है। बैल किशोर और विशाल की तरफ गुस्से से देखता है और दौड़ता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अरे ये तो हमारी तरफ ही आ रहा है, भागो! वे दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन बैल उनके पीछे ही पड़ जाता है। ये देखकर भोलू हंसने लगता है। इनकी अकल अब ठिकाने आ जाएगी। भोलू, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इतना भी भोलापन अच्छा नहीं जिससे अपना ही नुकसान हो, समझे? जी दादी माँ, मैं ये बात हमेशा याद रखूंगा। बुढ़िया वो छाता फिर से भोलू को दे देती है और भोलू मुस्कुराते हुए अपने घर की तरफ निकलता है। तो दूसरी तरफ अरे बचाओ, बचाओ, ये बैल हमें मार डालेगा, बचाओ। देखा दोस्तों, किशोर और विशाल को उनके बुरे बर्ताव की कितनी अच्छी सजा मिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चोरी करना पाप होता है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। जादुई चेहरा। दूर दराज के एक राज्य में एक मंत्री अपनी दो जुड़वा बेटियों के साथ रहता था। जुड़वा होने के बावजूद दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। एक का नाम था काव्या और दूसरी का किमिया। कितना खूबसूरत है आज का दिन, और उतना ही खूबसूरत ये नजारा। मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। हाँ मेरी प्यारी बहना, तुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। काव्या बचपन से बहुत ही शांत, सरल और समझदार थी। वही किमिया को अपने रंग रूप पर बहुत घमंड था। वो स्वार्थी और जिद्दी थी। दोनों के 19वें जन्मदिन पर मंत्री ने बहुत बड़ी दावत रखी। सभी राज्य के राजा और उनके परिवार को बुलावा भेजो। इस भव्य दावत में सभी लोग सज धज कर आए थे। काव्या की नजर एक आकर्षक राजकुमार पर पड़ी। किमिया भी उसी राजकुमार को देख रही थी। वो देखो, वो राजकुमार कितने आकर्षक है। हाँ, आकर्षक तो है। राजकुमार तो मुझे ही पसंद करेंगे। क्यों? मुझ में क्या कमी है? तुम अच्छी तरह से जानती हो। दावत में राजकुमार के परिवार वाले किमिया के लिए शादी का प्रस्ताव रखते हैं। ये बात जानकर काव्या मायूस हो जाती है और जंगल की तरफ चल पड़ती है। जंगल की तरफ जाते वक्त उसे एक बुजुर्ग जादूगर रोक लेते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारा मन विचलित है। तुम जंगल में जा सकती हो, पर याद रखना, अपने कर्तव्यों का पालन करना। कोई भी काम करो, आशावादी आचरण के साथ पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो, और कभी भी हार मत मानना। काव्या, तुम बहुत समझदार हो, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जंगल में थोड़ी दूर जाते ही उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। हाँ? ध्यान से देखने पर उसे हिलती हुई घास दिखाई देती है जहाँ से आवाज आ रही थी। काव्या घास के पास आकर देखती है। अरे ये क्या? हिरन, तुम इस शिकंजे में कैसे फंस गए? रुको, मैं तुम्हें शिकंजे से बाहर निकालती हूँ। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम, बिल्कुल सोने जैसे चमक रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तुम बोल सकते हो? हाँ,
तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। वो आगे जाती है। उस डरावने जंगल में आगे बढ़ते हुए काव्या को अब थोड़ा सा डर लगने लगता है। अरे बाप रे, कितना घना जंगल है। आगे जाकर काव्या को एक हंस जाल में फंसा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, तुम इस जाल में कैसे फंस गए? हंस बहुत छटपटा रहा था। शांत रहो, मैं तुम्हें इस जाल से छुड़ाती हूँ। काव्या उस जाल से हंस को बाहर निकालती है। जैसे ही हंस जाल से बाहर आ जाता है, वो अपने खूबसूरत पंख फैलाता है। अब तुम आजाद हो। शुक्रिया, तुमने मुझे जाल से आजाद करवाकर नया जीवन दिया है। हाँ, तुम भी बोल सकते हो? हाँ, तुम बहुत दरिया दिल और निस्वार्थ लड़की हो। अब तुम आगे बढ़ती जाओ। आगे जाकर काव्या को एक बेजान और सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। अरे ये पेड़ तो सूख गया है, लगता है इसे पानी की जरूरत है। वो पास की नदी के किनारे जाती है। वहाँ एक घड़ा रखा हुआ था। वो उस घड़े में पानी भरकर सूखे पेड़ पर डालती है। पानी डालते ही पेड़ में जान आ जाती है। हाँ, अरे ये क्या? हाँ, अरे 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 ये क्या हो रहा है? धन्यवाद, तुमने मुझे पानी दिया। हाँ, तुम भी बोल सकते हो। हाँ लड़की, तुम बहुत नेक दिल की हो और तुम्हें किसी भी चीज का लालच नहीं है। तुम्हारा दयालु आचरण देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर कुछ देना चाहता हूँ। जाओ, वहाँ जो नदी है उसमें एक डुबकी लगाओ। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। काव्या आगे जाकर नदी में डुबकी लगाती है और जैसे ही वो बाहर आती है, उसे कुछ नया सा महसूस होता है। उसका रंग रूप अब बदल गया था। वो बहुत खूबसूरत हो गई थी। ये देखिए, लेकिन ये सब कैसे? ये तुम्हारे कर्मों का फल है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हुए। मैं ये नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा खुश रहो बेटा। मेरी एक सूखी टहनी तोड़ो। जैसे ही काव्या एक टहनी तोड़ती है, वो टहनी एक अंगूठी में बदल जाती है। तुम्हें जब भी कोई दुख हो या मन चिंता से घिर जाए तो इस अंगूठी को चूम लेना। तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। वापस आते वक्त काव्या को वही जादुई हंस फिर दिखाई देता है। हंस ऊपर से लेकर नीचे तक हीरे की तरह चमक रहा था। वाह, कितने खूबसूरत हो तुम। तुम बहुत सुलझी और समझदार लड़की हो। मेरा ये पंख अपने पास रखो। तुम्हें जब भी मदद की जरूरत पड़े, इस पंख को हाथ में पकड़कर मुझे याद करना। अरे तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। मैं स्वस्थ हूँ। तुम्हारी उदारता और दया से भरा मन देखकर मैं प्रसन्न हो गया हूँ। मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रही थी। तुम जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ, मुझे आवाज लगाना। मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगा। काव्या खुशी खुशी वापस जाती है। रास्ते में उसे वो बुजुर्ग जादूगर मिलता है। काव्या, तुम्हारे स्वभाव को देखकर उन्होंने तुम्हें ये उपहार दिए हैं जो जीवन भर तुम्हारे काम आएंगे। अब अपने घर जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काव्या अपने घर वापस आ जाती है। काव्या, तुम इतनी खूबसूरत कैसे हो गई और कहाँ चली गई थी? और ये सब क्या है? एक बुजुर्ग जादूगर ने मुझे जंगल भेजा था। किमिया के मन में लालच आ जाता है। वो सीधे जाकर बुजुर्ग जादूगर से मिलती है। काव्या मायूस थी, इसीलिए उसे जंगल में भेजा था। तुम्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं है? नहीं, मैं भी जाना चाहती हूँ जंगल में। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन याद रखना, जो भी काम करोगी पूरी ईमानदारी से करना। किमिया जंगल में जाती है। बिल्कुल काव्या की तरह उसे भी हिरन मिलता है। मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। मैं यह वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। मुझे जल्द से जल्द और भी खूबसूरत बनना है। वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाती है।
किमिया आगे जाकर हंस को जाल में फंसा हुआ देखती है, पर वो उसे अनदेखा करती है। आगे जाकर उसे सूखा हुआ जादुई पेड़ दिखाई देता है। तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को पानी में डुबकी लगाने के लिए कहा था? मुझे भी बताओ, कहाँ है वो नदी? मैं भी खूबसूरत होना चाहती हूँ। किमिया की बात सुनकर जादुई पेड़ अपने असली रूप में आता है और किमिया को अपनी शाखाओं से पकड़ लेता है। खूबसूरत? हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ। तुमने अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा काम किया है जो प्रशंसनीय है? तुमने कभी निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की है? किसी का दर्द दूर करने की कोशिश की है? या ऐसा कोई भला काम जिससे किसी का उद्धार हुआ हो? नहीं। लड़की, तुम गलत जगह आई हो। पहले अपने मन से नकारात्मक भाव हटा दो। अपने अपनों से मिलजुल कर रहो। दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखो। तुम अपने आप खूबसूरत बन जाओगी। किमिया वहां से सीधे अपने घर लौट आती है और अपनी बहन से उसके बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान का स्वभाव उसे खूबसूरत बनाता है, ना कि उसका रंग रूप। दोस्तों, अगर आपको जादुई पेंसिल मिलेगी तो आप क्या करोगे? एक ऐसी पेंसिल जिसे चित्र बनाते ही वो हकीकत में बदल जाए। एक बार ऐसी ही एक पेंसिल हमारे चंदू को मिली। उसके बाद जो कुछ हुआ वो जानने के लिए आपको ये कहानी अंत तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, ऐसे ही मजेदार और अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में चंदू नाम का एक लड़का रहता था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था। वो लकड़ी लेकर कच्ची जमीन पर चित्र बनाता रहता। चंदू बहुत गरीब था, इसी कारण उसके पास कागज और पेंसिल खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वो हमेशा सोचता कि मेरे पास कागज और पेंसिल होती तो मैं रोजाना अच्छे अच्छे चित्र बनाता। अरे वाह, अब मैं इससे एक पेंसिल खरीद लूंगा। चंदू खुशी से झूमता हुआ बाजार की तरफ निकलता है। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी भूख से बिलखता हुआ नजर आता है। कुछ खाने को दे दो भाई, 2 दिन से भूखा हूँ। कुछ खाने को दे दो भाई। उसे देख चंदू को उस पर बड़ी दया आती है। दुकान पहुंचने पर वो पेंसिल की तरफ देखता जरूर है, मगर उसके बजाय वो कुछ खाने का सामान और एक पानी की बोतल खरीदकर वापस उस बूढ़े आदमी के पास आता है। ये लो बाबा। हाँ? तुम काफी थक गए हो, लो पानी पियो और कुछ खा लो। शुक्रिया मेरे बच्चे। बूढ़ा आदमी चंदू के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे उपहार में एक पेंसिल भेंट देता है। शुक्रिया बाबा, मुझे इस पेंसिल की जरूरत थी। मुझे चित्र निकालना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता है चंदू, लेकिन ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है। ये पेंसिल एक जादुई पेंसिल है। इस पेंसिल से तुम जो भी बनाओगे उसमें जान आ जाएगी और वो सच में तुम्हारे पास आ जाएगा। इतना ही नहीं, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत लगे तुम मेरा चित्र बना लेना, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। चंदू पेंसिल की परीक्षा लेने की सोचता है। वो कागज पर एक तालाब का चित्र बनाता है और वो तुरंत हकीकत में बदल जाता है। शुक्रिया बाबा, ये तो सच में जादुई पेंसिल है। चंदू घर जाकर उस जादुई पेंसिल से अपनी जरूरत की हर चीज का चित्र निकालकर उसे हकीकत में बदल देता है। वो अपने माँ बाप के लिए भी नए कपड़े, गहने और बड़ा सा घर बनाता है। इस तरह चंदू उस गांव का एक अमीर व्यक्ति बन जाता है। वो उस जादुई पेंसिल से गरीबों की मदद भी करता है। हाँ, ये लो चाचा, इससे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। चंदू इसी तरह हमेशा लोगों की मदद करता था। धीरे धीरे ये बात राजा तक पहुंच गई। राजा ने चंदू को महल में ले आने का आदेश दिया। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जादुई पेंसिल है। चलो अब जल्दी से उस पेंसिल को मेरे हवाले कर दो। महाराज, आप तो सर्वसंपन्न हो, आपको इस पेंसिल की क्या आवश्यकता है? मैं इस पेंसिल के सहारे गरीबों की मदद करता हूँ।
राजा को चंदू की इस बात पर गुस्सा आ जाता है। राजा चंदू के हाथ से वो पेंसिल छीन लेता है और खुद एक पेड़ का चित्र बनाता है, लेकिन वो पेड़ प्रकट नहीं होता। सुनो लड़के, मैं जैसा बोलूं वैसा ही करना। चलो जल्दी से मेरे लिए सोने के पंछी का चित्र बनाओ। राजा पेंसिल चंदू को देता है और उसे सोने के पंछी का चित्र बनाने कहता है। तभी चंदू को उस बूढ़े आदमी की बातें याद आती है। प्रणाम महाराज, आपके पास इतनी संपत्ति होकर भी आपने लालच में आकर चंदू से उसकी पेंसिल छीन ली। लेकिन आप एक बात को भूल गए कि चंदू एक कलाकार है और एक कलाकार ही अपने चित्र में जीवन ला सकता है, आप नहीं। राजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो शर्मिंदा होकर बूढ़े आदमी से माफी मांगता है। बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। राजा चंदू को उसकी पेंसिल वापस देकर उसका सम्मान करता है।